बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपके साथ रुबैया चौधरी। हमारे यहाँ मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से बहुत से मस्बत और मनफी असरात होते हैं। पानी पर होते हैं, ज़मीन पर होते हैं, पौधों पर होते हैं और इंसानी सेहत पर भी इसके असरात होते हैं। इसके बारे में बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ मोहम्मद अदील गफ़ार पीएचडी मौजूद हैं, जिन्होंने पीएचडी बॉटनी में की हुई है। डॉक्टर अदील साहब, उनसे पूछेंगे कि उनका पीएचडी का सफ़र कैसा रहा, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर बच्चे जो होते हैं वो मास्टर या एमफिल करके छोड़ देती हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिल रही, तो अपने काम करने उसके लिए पीएचडी करें, एमफिल करें या फिर मैट्रिक पास करें। तो उस हवाले से बात करेंगे कि इनका पीएचडी का सफ़र कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। और तबीयत से है ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान ठीक जा रहा है जी माशाल्लाह? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तो सर अपना पीएचडी का सफ़र बताएं, कैसा रहा आपका? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने भी मेरे लिए टाइम निकाला। और पीएचडी का सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। बहुत सारी स्टेजेस से गुज़र के कंप्लीशन तक पहुँचे और अपने काम को, अपने टास्क को मुकम्मल किया। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह एक एज़ाज़ की बात है। तो दूसरी जो बात आपने की कि स्टूडेंट्स मास्टर्स डिग्री के बाद एमफिल या पीएचडी की तरफ नहीं आते, तो इसमें एक अहम बात तो ये उनकी गाइडलाइन के हवाले से है। अगर उनकी काउंसलिंग और गाइडलाइन उनको अच्छी मिले, तो नो डाउट ये जो रिसर्च डिग्रीज़ हैं, ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती हैं। ना सिर्फ हमारे यहाँ इस चीज़ का फुक़दान है, बल्कि इंटरनेशनली इस चीज़ का बहुत अच्छा स्कोप भी है। और हमारे यहाँ भी बहुत सारे अदारे हैं जो रिसर्च को प्रमोट करते हैं और इस चीज़ के लिए बहुत, इस फील्ड के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। चलिए माशाल्लाह, आपने तो पीएचडी की है। इस हवाले से मेरा एक सवाल है कि हमारे यहाँ जो बच्चे हैं कि जॉब्स के लिए अब पढ़ाई करते हैं, एजुकेशन हासिल करने के लिए, नॉलेज हासिल करने के लिए वो डिग्रियाँ नहीं लेते, वो डिग्रियाँ सिर्फ लेते हैं नौकरी हासिल करने के लिए। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? एक्चुअली हमारे जो निज़ाम तालीम के अंदर एक सबसे बड़ा फ़्लॉ यही है, जहाँ पर हम सिर्फ अपनी डिग्रियों के लिए, अपनी जॉब के लिए डिग्री हासिल कर रहे हैं। अगरचे एजुकेशन का तअल्लुक हमारे उस बेसिक सोसाइटी की नीड्स को पूरा करने के लिए है, तो यहाँ पर हमें ना सिर्फ अपने मुल्क के मुताबिक, अपने हालात के मुताबिक, बल्कि इंटरनेशनल तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस चीज़ पर फ़ोकस करने की ज़रूरत है, ताकि हम अपने मुल्क को उस लेवल तक लेके जा सकें जहाँ पर तरक्की याफ़्ता ममालिक खड़े हैं। आपकी पीएचडी किस यूनिवर्सिटी से है? मेरी पीएचडी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से है, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी से। और कैसी रही पीएचडी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें मैं क्रेडिट देना चाहूँगा अपनी सुपरवाइज़र प्रोफ़ेसर डॉक्टर नुदरत आयशा अकरम को, जिन्होंने हर स्टेप पे, हर स्टेज के ऊपर मुझे गाइड किया और हर जगह पर अपनी सपोर्ट के साथ तैयार किया। कहाँ पर मैंने अपने जो वहाँ पे मेरी प्रॉब्लम्स थी, उन्होंने इस चीज़ को रिज़ॉल्व किया। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक इस पीएचडी को कंप्लीट करने के लिए मेरी पीएचडी में उनका बहुत बड़ा रोल है। नो डाउट हमारी भी एफ़र्ट्स हैं और स्ट्रगल है, लेकिन उसके साथ-साथ गाइडलाइन बहुत ज़रूरी होती है, जो उन्होंने मुझे हर स्टेज पे प्रोवाइड की है। अच्छा सर, आपकी बॉटनी में पीएचडी है, तो हम उसी हवाले से बात करेंगे कि मौसमियाती तब्दीलियाँ जो होती हैं ये इंसानी सेहत पर तो काफ़ी ज़्यादा असर डालती हैं, तो इसके पौधों पर, पानी पर या ज़मीन पर क्या असरात होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। ये जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंजेस हैं, ये एक्चुअली हमारे इस एनवायरनमेंट के अंदर, हमारी जो अर्थ है इसके ऊपर एक लॉन्ग टर्म शिफ्ट्स हैं टेम्परेचर पैटर्न्स के अंदर, वेदर पैटर्न्स के अंदर, रेनफॉल पैटर्न्स के अंदर, ये लॉन्ग टर्म शिफ्ट्स हैं। और इन्हीं लॉन्ग टर्म शिफ्ट्स की वजह से बहुत सारे दूसरे सेकेंडरी जो इश्यूज़ हैं वो रेज़ होते हैं, जैसे ड्राउट है, सैलिनिटी है, पानी की कमी, और जो नमकियात का सॉइल के अंदर, ज़मीन के अंदर ज़्यादा हो जाना, ये सबसे ज़्यादा फैक्टर्स इफ़ेक्ट कर रहे हैं हमारी इस फूड सप्लाई को, फूड क्वालिटी को। और जो रिसोर्सेज़ हमारे अवेलेबल हैं, वो ऐसे-ऐसे कम होते जा रहे हैं। जैसे पानी हमारी विका के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं या ये जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंजेस हैं, इनकी वजह से जो अवेलेबल पोर्टेबल वाटर है, वो कम होता जा रहा है। जिससे ना सिर्फ इंसानों के लिए, बल्कि पौधों के लिए भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है। और ख़ुसूसन आप देखिए कि हमारे यहाँ अगर हम पाकिस्तान की बात करें, तो हमारा 79.6 मिलियन हेक्टेयर लैंड एरिया जो कल्टीवेटेड है, लेकिन उसमें से भी बहुत सारा एरिया हमारा ऐसा है जो साल्ट इफेक्टेड है। और ना सिर्फ ये ऑलरेडी नेचुरल सोर्सेज की वजह से है, बल्कि अब जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, इनकी वजह से भी बहुत सारा जो हमारा लैंड एरिया है वो हर साल डिस्ट्रॉय होता जा रहा है।
तो ये जो इरिगेटेड लैंड्स या हमारी जो फर्टाइल लैंड है, इसका आहिस्ता आहिस्ता सेलेनाइज हो जाना, नमकियात की वजह से पैदावार कम करते जाना, ये भी हमारी जो फूड सिक्योरिटी है उसके लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। तो अब इन चीज़ों के साथ साथ जहाँ पर ड्राउट और सेलेनिटी, इनका आपस में बहुत गहरा लिंक है। तो ये पानी की जो कमी है, ये हमारे आम एक तो जो फसलें हैं जिसमें हमारी वीट है, स्टेपल फूड्स है, मेज़ है या शुगर केन है, ये तो वो वाली हमारी क्रॉप्स हैं जो हमारे वेल इरिगेटेड लैंड एरियाज़ में इनको हम कल्टीवेट कर रहे हैं। लेकिन वो वाले एरियाज़ जो पहले से हाईली सॉल्ट अफेक्टेड हैं और वो बिल्कुल बैरन हैं, बंजर पड़े हुए हैं, वहाँ पर कोई चीज़ नहीं है और आहिस्ता-आहिस्ता वो डिग्रेडेशन की तरफ उनका हैबिटेट जा रहा है, डेज़र्टिफ़िकेशन की तरफ जा रहा है। तो हमारा फ़ोकस अब उनकी तरफ है कि हम उनको किस तरीके से रिहैबिलिटेट करें और उनको इस तरह से दोबारा से कल्टीवेटेड लैंड एरियाज़ की तरफ लेके आएँ, ताकि ये जो हमारा फूड सिक्योरिटी का इश्यू है, इसे बहुत हद तक हम कवर कर सकें। जी, पाकिस्तान में जो सैलिनिटी की सूरत-ए-हाल है, ये किन एरियाज़ में ज़्यादा है? इसकी वजूहात क्या हैं और इस पर हम किस तरह काबू पा सकते हैं? इसके बारे में बताइएगा। जी, बिल्कुल। ये जो सिनेरियो है सैलिनिटी के हवाले से, ये पाकिस्तान के अंदर बहुत अलार्मिंग है। हमारे यहाँ आपको एक तो नेचुरल रिसोर्सेज़ पाकिस्तान के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी सॉल्ट माइन ख्योड़ा सॉल्ट माइन है। ये हमारा सॉल्ट रेंज का एरिया, एक तो उसकी सॉइल वैसे नेचुरली हाईली सॉल्ट अफेक्टेड है। दूसरे हमारे जो सी शोर्स के साथ, साहिल समुद्र के साथ जो एरियाज़ हैं, वहाँ पर भी सैलिनिटी काफ़ी हद तक हाई है। अब उसी में हम देखें तो पंजाब के अंदर जो साउथ पंजाब है, वहाँ पर एरियाज़ हैं, जहाँ पर अच्छी खासी सैलिनिटी इफ़ेक्ट कर रही है हमारे उस लैंड को। तो अब ऐसे ही हमारी जो फैसलाबाद रीजन है, यहाँ पर भी पक्काना रीजन है, उसके साथ ये हमारा एक्सप्रेस वे के साथ जो साई वाला रीजन है, यहाँ पर भी सैलिनिटी काफ़ी हाई है। तो अब वो जो एरिया जो हाईली सॉल्ट अफेक्टेड हैं, जिस तरह हम सॉल्ट रेंज की बात करते हैं, जिस तरह हमारे खुशाब, अटक, जेहलम की जो एरियाज़ हैं, वहाँ पर एक तो इसकी जो सैलिनिटी की मेन रीज़न्स हैं, वो तो नेचुरल सॉल्ट्स हैं जो एक्सपोज़ हैं, रॉक सॉल्ट्स हैं। दूसरा उसमें ब्रैकिश वाटर का यूज़ है। तीसरा वहाँ पर उस एरियाज़ के अंदर प्रॉपर ड्रेनेज का ना होना है। तो ये वो रीज़न्स हैं जिसकी वजह से सैलिनिटी काफ़ी हाई हो जाती है और इसके साथ ये प्राइमरी सैलिनिटी है। सेकेंडरी सैलिनिटी वो है जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होती है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे हम यहाँ पर क्रॉप मैनेजमेंट के अंदर जो दूसरी क्रॉप्स यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हम फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं। अब वो जो फर्टिलाइज़र्स हैं, उनके कंसिस्टेंट यूज़ से और ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज़ ना होना, सिर्फ़ और सिर्फ़ सिंथेटिक फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करना और ऑर्गेनिक मैन्योर को यूज़ ना करना, जिसकी वजह से जो कंसिस्टेंट इनके इस्तेमाल की वजह से फिर जो सैलिनिटी है सॉइल के अंदर वो बढ़ती जाती है और आहिस्ता-आहिस्ता वो जो सॉइल है उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती जाती है, सिर्फ़ और सिर्फ़ इन प्रैक्टिसेस की वजह से। तो वहाँ पर हमें जो अपना प्रैक्टिस मैनेजमेंट है, उसे चेंज करने की ज़रूरत है। ये क्रॉप रोटेशन को हम यूज़ कर सकते हैं इस प्रैक्टिस को और ऑर्गेनिक मैन्योर को साथ यूटिलाइज़ किया जा सकता है। तो ये चीज़ें साथ-साथ उसके करने की ज़रूरत है। तो मुझे अब इसी हवाले से तीसरा जो आप पूछ रहे थे कि कौन से ऐसे रेमेडीज़ यूज़ की जा सकती हैं कि सैलिनिटी को ओवरकम किया जा सके। अब मेन उन एरियाज़ की बात करते हैं जहाँ पर नेचुरल अफेक्टेड जो एरियाज़ हैं सॉल्ट की वजह से, जिस तरह सॉल्ट रेंज का एरिया है, तो या वो वाले एरियाज़ जहाँ पर वाटर की भी कमी है और उसके साथ-साथ वो बहुत वसी एरियाज़ हैं। तो वहाँ पर हम लोग ऐसे हैलोफाइट्स को यूज़ कर सकते हैं जो इसको ओवरकम कर सकते हैं सैलिनिटी के प्रॉब्लम्स को और आहिस्ता-आहिस्ता उस हैबिटेट को भी दोबारा से बेहतर बना सकते हैं। आप पता है कि ऑर्गेनिक मैन्योर उसके लिए ज़रूरी है, तो ऑर्गेनिक मैन्योर के लिए वहाँ पर उन एरियाज़ के अंदर जो हाइली सॉल्ट अफेक्टेड है, तो हम ऐसे हैलोफाइट्स इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं जो लाइव स्टॉक के लिए, ग्रेज़िंग एनिमल्स के लिए वो फूड या उसके लिए फ़ारे के तौर पर काम करेगा और ये जो फिर एनिमल्स हैं जब वहाँ पे ग्रेज़िंग करेंगे तो उससे ऑर्गेनिक मैन्योर जो है वो उस सॉइल के अंदर इंट्रोड्यूस होता जाएगा और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो लैंड है वो फर्टाइल लैंड की तरफ
आहिस्ता आहिस्ता हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं फर्टाइल लैंड की तरफ। जी, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, लेकिन ड्राउट और सैलिनिटी की वजह से आपको क्या लगता है कि ज़राअत किस हद तक मुतासर हो रही है? बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान चूँकि एक एग्रीकल्चर कंट्री है और हमारी जो इकोनॉमिक स्टेटस है उसके अंदर हमारे एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा रोल था, जो वक़्त के साथ-साथ आहिस्ता-आहिस्ता अनफॉर्चुनेटली कम होता जा रहा है। उसकी चंद वजूहात हैं। एक तो कुछ ऐसी प्रैक्टिसेज़ का इंट्रोड्यूस ना होना, और जो हमारा कन्वेंशनल मेथड है एग्रीकल्चर फार्मिंग के अंदर, एक तो उसका बड़ा रोल है। दूसरा, जो हमारा ड्राउट है या पानी की कमी है, ये बहुत सीवियरली अफ़ेक्ट कर रही है प्लांट्स को या एग्रीकल्चर क्रॉप्स को। तो उसकी मेजर रीज़न ये ग्लोबल क्लाइमेट चेंजेस हैं, या जो हमारे वेदर पैटर्न्स हैं, या प्रेसिपिटेशन टाइम है, ये रेनफॉल टाइम, ये इस हद तक चेंज हो चुका है कि जिसकी वजह से फसलों को फ़ायदा पहुँचने की बजाय नुकसान होता है। जिस तरह आजकल अप्रैल के आखिर पे गंदम की कटाई का सीज़न जारी है, लेकिन बारिशों की वजह से ये जो पैटर्न्स चेंज हो गए हैं, इस वजह से उसे नुकसान पहुँच रहा है। और तीसरी जो चीज़ इसमें अहम है, वो सैलिनिटी है, जो हमारी एग्रीकल्चर को तबाह कर रही है। तो ये एक तो प्रैक्टिस मैंने आपको पहले बताई कि जो सिंथेटिक फर्टिलाइज़र्स हैं, उनका कंसिस्टेंट यूज़ किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल हमारी फर्टाइल लैंड है, वो भी उसका हैबिटेट भी डिस्ट्रॉय हो रहा है। और ऐसी जो क्रॉप्स हैं, वो बार-बार अगेन एंड अगेन उनको एक ही साल के अंदर 2 से 3 सीज़न लगातार उनको काश्त किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो उसका उस सॉइल का जो फर्टाइल लेवल है, फर्टिलिटी लेवल, वो भी कम होता जा रहा है। तो हमें ये जो इश्यूज़ हैं, इनको एक प्रॉपर मैनेजमेंट के थ्रू, प्लानिंग के थ्रू ओवरकम करने की ज़रूरत है, ताकि हमारी जो इकोनॉमी है या हमारी जीडीपी है, उसके अंदर एग्रीकल्चर का रोल दोबारा से बढ़ सके, और हम अपनी ये जो दूसरे ममालिक के ऊपर इन्हिसार करना है, हत्ता कि हम अब गंदम तक बाहर से दरामद करना शुरू हो गए हैं। तो उसके अलावा हम बहुत सारी चीज़ें और ऐसी हैं जो बाहर से मंगवा रहे हैं, और उस वजह से हमारे मुल्क को बहुत अपना ज़र मुबादला जो बाहर भेजना पड़ता है। तो इस चीज़ को हमें कवर करने की ज़रूरत है, और उसके लिए एफ़र्ट्स की ज़रूरत है, जिसमें हम मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार जो हैं वो अपना सकते हैं, और अपनी जो लैंड है उसे दोबारा से फ़र्टाइल बना सकते हैं। सर, आपने कुछ एरियाज़ का ज़िक्र किया जहाँ पे आपने बोला सैलिनिटी का इश्यू बहुत ज़्यादा है, तो उन एरियाज़ में कौन से ऐसे पौधे हैं जो सर्वाइव कर सकते हैं? बिल्कुल, हमारे यहाँ ऐसे एरियाज़, जिस तरह हम पहले आपने सॉल्ट रेंज की बात कर रहा था, या हमारे साउदर्न पंजाब के कुछ एरियाज़ हैं, हमारे सिंध के एरियाज़ हैं, जहाँ की जो लैंड है वो हाईली सॉल्ट अफेक्टेड है। तो इसकी रेमेडी क्या है? कौन से ऐसे प्लांट्स हो सकते हैं जो इस हैबिटेट को बेहतर बना सकते हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम हम उस जो बैरन लैंड है उसको फर्टाइल लैंड की तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास हैलोफाइट्स एक ऐसा सोर्स है जो इसके लिए सबसे बेहतरीन है। हैलोफाइट्स ऐसे पौधे हैं जो नमकियात की हाई कंसंट्रेशन को भी टॉलरेट करने की सलाहियत रखते हैं, और ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सकते हैं। और इनका फ़ायदा क्या है इन हैलोफाइट्स का? बहुत सारे हैलोफाइट्स, जिस तरह साइनोडॉन है, सिम्बोपोगॉन है, या इसके अलावा हमारी जो कलर ग्रास है, ये वो वाले हेलोफाइट्स हैं जो हेल्पफुल हैं वहाँ की ग्रेज़िंग एनिमल्स के लिए, लाइव स्टॉक के लिए। वो इनको अपनी फ़ीड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये फॉरेज ग्रासेस हैं। तो जब वहाँ पर एनिमल्स या जो लाइव स्टॉक है उसको ये फॉरेज ग्रासेस अवेलेबल होंगी, तो वहाँ पर जो ऑर्गेनिक मैन्योर है उस सॉइल के अंदर वो बढ़ेगा, और जो सॉइल की जो कंपोज़िशन है वो भी डिस्टर्ब नहीं होगी, और ऐसा-ऐसा वहाँ पर ये जो मल्चिंग है और ऑर्गेनिक मैन्योर है उसके ऐड होने से वो सॉइल आहिस्ता-आहिस्ता बैरन लैंड से फर्टाइल लैंड की तरफ जाना शुरू कर देगी, और उसे हम वक़्त के साथ-साथ बेहतर बना सकते हैं। और ये जो हैलोफाइट्स हैं, इनके अंदर ऐसी कैपेबिलिटीज़ हैं, इनके अंदर ऐसी एडॉप्टेशंस हैं, ये पानी की कमी को भी बर्दाश्त कर सकते हैं, यानी ड्राउट को टॉलरेट कर सकते हैं, और हाई सैलिनिटी को भी ये टॉलरेट करने की सलाहियत रखते हैं। इनके पास ऐसे नेचुरल मैकेनिज़्म मौजूद हैं। ये जो सॉल्ट है, जो हाई सॉल्ट ज़ोन है इनका रूट के अंदर, ये उस सॉल्ट को एक्सक्लूड कर सकते हैं अपनी रूट्स के, और इसके अलावा ये हाई सॉल्ट्स को या आयंस को
ये डंप कर सकते हैं अपने वैक्यूल के अंदर, और उस सॉल्टिश एनवायरनमेंट के अंदर भी ये अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू कर सकते हैं। इवन हमारे जो सॉल्ट रेंज है, जिस तरह चौड़ा सॉल्ट माइन या फिर दादन खान का एरिया, उस या उसके सराउंडेड एरियाज़ हैं, तो वहाँ पर भी ये हाई सैलिनिटी के अंदर, इतनी ज़्यादा सैलिनिटी के अंदर भी ये जो हेलोफाइट्स हैं वो ग्रो कर रहे होते हैं, और वहाँ की जो लाइव स्टॉक है या जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं, ये उनके लिए वहाँ पर फॉरेज प्रोवाइड करते हैं। और उसके अलावा ना सिर्फ ये एनिमल्स के लिए, बल्कि वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है उनके लिए फ्यूल के तौर पर भी यूटिलाइज होती है। और उसके अलावा हेलोफाइट्स जो हैं वो मेडिसिनल प्लांट्स का भी एक बहुत बड़ा सोर्स है उस लोकल कम्युनिटी के लिए। इस तरीके से ये जो हेलोफाइट्स हैं ये एक रेमेडी के तौर पर यूटिलाइज किए जा सकते हैं उन एरियाज़ के अंदर जहाँ पर सेलेनिटी ने सॉइल को हैविली इफेक्ट किया हुआ है। तो ये एक प्रॉपर मैनेजमेंट या एक प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू हम इस बैरन लैंड को बेहतर बना सकते हैं। हमारे यहाँ जो विलेज एरियाज हैं जहाँ पे किसान हजरात जो है, हमारे किसान भाई हैं, उन्होंने अपने घर का जो खर्चा चलाना होता है वो ज़रात से चलाना होता है, लेकिन पानी की मुश्किलात का भी उन्हें सामना करना पड़ता है, और जब ज़मीन से फसल कम होती है तब भी उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। और डॉक्टर अदील साहब, आपकी तो पीएचडी बॉटनी में है, तो आप किसानों को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, एज अ बॉटनिस्ट मेरी किसान भाइयों के लिए खसूसन, जैसे आपने पानी के हवाले से जिक्र किया, वाकई पानी का जो इशू है हमारे यहाँ, ये एक प्रोमिनेंट इशू है, और क्रिटिकल हद तक हम लोग पानी के क्राइसिस से गुजर रहे हैं। तो ऐसी क्रॉप्स, ऐसे फॉरेज क्रॉप्स हम इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं जिनको अपनी ग्रोथ के लिए पानी की कम मिकदार चाहिए दूसरी क्रॉप्स के निस्बत। जिस तरह हमारे यहाँ एल्फाल्फा या ट्राइफोलियम बरसीम जो है वो एक चारे के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, तो इनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर मैं किसान भाइयों के लिए हमारे पास सुपर मुम्बासा और उसके अलावा रोड ग्रास, ये वो फॉरेस्ट ग्रासेस हैं या उसे चारे के तौर पर इनको यूटिलाइज़ किया जा सकता है, जिनके फ़ायदे ये हैं, एक तो इनको पानी की कम मिकदार चाहिए, और दूसरी बात ये है कि ये लॉन्ग टर्म चलती हैं। बाकी जितने फॉरेन क्रॉप्स हैं वो 4 माह के लिए, 6 माह के लिए यूटिलाइज़ होती हैं। लेकिन ये जो मैंने आपको सुपर मुम्बासा का या रोड ग्रास के बारे में बताया, ये ऐसी ग्रासेस हैं जो लॉन्ग टर्म चलती हैं, यानी 5 से 10 साल तक ये, इसे आप अगर एक दफ़ा कल्टीवेट कर देते हैं, तो ये 5 से 10 साल के लिए अपनी जो फॉरेज है वो प्रोवाइड करती रहती है। और उसके अलावा इसे पानी की बहुत कम ज़रूरत है। तो फिर ये है कि इनके जो कट है या इनका जो ड्यूरेशन है, ये 2 से 3 माह के अंदर ये दोबारा से तैयार हो जाती है। तो इस तरीके से ये इसमें जो फॉरेन प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होती है जो हमारी कन्वेंशनल फॉरेन क्रॉप्स हैं उनके निस्बत। तो इससे हमारी जो छोटे किसान हैं उनके लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ साबित हो सकती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिब, आपने टाइम दिया और काफ़ी अच्छी मालूमात भी दी। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से हमें जो मसाइल पेश आते हैं उन पर बात की, और उनसे कैसे बचा जा सकता है इसके बारे में भी डॉक्टर साहब ने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिब, आपका जी, आपने बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।